सो वेलकम टू द क्लास। सो आज हम सॉइल का नया टॉपिक शुरू करेंगे। उसका नाम है कंसोलिडेशन और सेटलमेंट ऑफ सॉइल। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, इसी के अंडर ये दोनों टर्म्स आती हैं। एक तो हम पढ़ चुके हैं कंपैक्शन, और एक आ गया आपकी जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, कंसोलिडेशन। ठीक है। कंपैक्शन हमें पता है कि क्या होता है, मतलब रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल ड्यू टू द एक्सपल्शन ऑफ द एयर। क्या होता है? रिडक्शन in volume of soil due to expulsion of air। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या है? कंसोलिडेशन है, ये भी आपका सेम ही है, रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल बट ड्यू टू द एक्सपल्शन ऑफ द वाटर। क्या है ये? है तो रिडक्शन ही, बट ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर, मतलब पानी के निकलने से जो हमारा रिडक्शन होगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल में, उसको बोलेंगे हम कंसोलिडेशन। ठीक है। अब क्या होता है, कंसोलिडेशन आपकी आती है टू टाइप्स की। सबसे पहले आ गई प्राइमरी और एक आ गई सेकेंडरी। मेनली हमारा ये है, हम प्राइमरी कंसोलिडेशन पे ध्यान देंगे। ठीक है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन जस्ट हम डेफिनेशन देखेंगे और देखेंगे ये क्या होती है। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या होती है, जो मैंने अभी डेफिनेशन लिखी, रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर। ठीक है। ये तो आ गई आपकी प्राइमरी। अब सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी आपकी होती है जब आपकी प्राइमरी स्टॉप हो गई है, मतलब आपका वहां से एक्सपल्शन ऑफ वाटर रुक गया है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपका होता है प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट। क्या होता है? ये होती है ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है। क्या मतलब है इसका? मतलब जब आपका एक्सपल्शन ऑफ वाटर रुक गया है, मतलब आपकी प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टॉप हो चुकी है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रीएडजस्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। तो उस टाइम पे जो कंसोलिडेशन या सेटलमेंट होती है, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ठीक है। ये डेफिनेशंस क्लियर होगी आपको। सिंपल डेफिनेशंस थी, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है। अब क्या आता है? सेटलमेंट वर्सेस टाइम, कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो सेटलमेंट किस तरह होती है। अगर हम ग्राफ बनाए, ये आपका आ गया टाइम इस साइड, और इस साइड आ गया आपकी सेटलमेंट। ठीक है।
अब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर देखें सेटलमेंट सैंड और क्ले में किस तरह इफेक्ट हो रही है, तो हमें पता है कि सैंड में जो आपकी सेटलमेंट होगी वो होगी एकदम से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि वहां पे क्या होगा, वो आपके जहाँ पर वो एक तरह से लूज होगी और वहां पे जो आपके जैसे वॉइड्स होंगे वो होंगे ज्यादा। ठीक है, बट अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखें कि हम टाइम को अगर काफी बड़ा लें, तो हम क्या देखेंगे, जो क्ले में सेटलमेंट हो रही है आपकी, वो हो रही है आपकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज्यादा, क्योंकि उसमें जो वॉइड्स, नंबर ऑफ वॉइड्स एज कंपेयर टू सैंड होंगे वो होंगे बहुत ही ज्यादा। ठीक है, क्योंकि इसमें थिन जो होंगे, बिल्कुल थिन थिन पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ वॉइड्स होंगे वो भी ज्यादा हो जाएंगे। बट अगर हम सैंड में देखेंगे, सैंड में एज कंपेयर टू क्ले में इतना ज्यादा नहीं होगा। हाँ, इसकी रेट ऑफ सेटलमेंट इनिशियली ज्यादा होगी, बट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा इसकी सेटलमेंट आपकी कम होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो क्ले है, इसकी सेटलमेंट है जो आपकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो मेनली ये इस तरह इफेक्ट होता है कि जैसे जैसे हम लोड बढ़ा रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो क्ले की होगी वो उसकी इनिशियली में थोड़ी आएगी, बट धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी। और सैंड की आपकी इनिशियली ही एकदम से ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इसमें मेनली सेटलमेंट वर्सेस टाइम का फैक्टर दिया गया है कि किस तरह ये इस पे असर करता है। तो कभी भी अगर पूछा जाए, तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन इज सैंड इज मोर ड्यू टू इट्स हाई परमिबिलिटी, इसमें परमिबिलिटी होगी ज्यादा। जैसे हमने एक ग्राफ बनाया था जिसमें हमने ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले लिखा था, उसमें हमने परमिबिलिटी लिखी थी कि ग्रेवल में ग्रेटर देन 1 होती है, सैंड में 1 to 10 raised to power 3 होती, -3 होती है, फिर क्ले में आपकी सिल्ट में 10 raised to power -3 to 10 raised to power -7 है, और आपकी सिल्ट क्ले में लेस देन 10 raised to power -7 है। इसमें परमिबिलिटी है इसमें ज्यादा सैंड में, तो ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग में सेटलमेंट इसकी हो जाएगी ज्यादा। बट अगर हम देखेंगे तो क्ले में आपकी सेटलमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा क्ले में आपकी सेटलमेंट आएगी ज्यादा ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ वॉइड्स एज कंपेयर टू सैंड। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं कुछ रिलेशंस आते हैं, जैसे वॉइड रेशो हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया। ठीक है, और अगर उनको हम नॉर्मल स्केल पे देखें या फिर हम उसको देखें लॉग स्केल पे, तो सबसे पहले हम जो एक रिलेशन देखते हैं वो देखते हैं हम वॉइड रेशो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, ये देखते हैं ये किस तरह होता है। तो अगर हम इनका इनका ग्राफ बनाए, तो इनका ग्राफ बनता है इस तरह। ठीक है, ये यहाँ पे आया था आपका वॉइड रेशियो, और यहाँ पे आया था आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। ये सिंपल आपने याद रखना है, ये आपकी होती है कनकेव कर्व, कनकेव। और ये कर्व जो भी आपकी होती है ये होती है आपकी नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए। अब नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होती है ये हम आगे देखते हैं। पहले जस्ट इतना देख लें कि ये नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए होती है और ये होती है कनकेव। ठीक है, तो जब भी हम इसका ग्राफ बनाए, तो अब हमारा यहाँ से जो हमारा कोफिशिएंट निकलता है वो निकलता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जिसको कि हम डिनोट करते हैं ए वी से। ठीक है, वो क्या होता है आपका ए वी इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा ऑफ दिस, यानी कि आपका वॉइड रेशियो डिवाइड बाय आपका स्ट्रेस। ठीक है, अब डेल्टा ई क्या है? डेल्टा ई है आपका ई नोट माइनस ई, और डेल्टा आपका ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है? सिग्मा नोट माइनस सिग्मा वन। ठीक है, या सिग्मा वन माइनस सिग्मा नोट, इस तरह करना है। इसको लिख ले हम, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ई नोट माइनस ई वन डिवाइड बाई डेल्टा नोट माइनस डेल्टा वन। ठीक है, जनरली हम इसको मॉड्यूलर फॉर्म में लेते हैं ताकि पॉजिटिव आए। तो इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो मेनली आपने याद रखना है ये जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है? डेल्टा ई अपॉन डेल्टा
सिग्मा बार, ठीक है। तो ये और इसकी जो कर्व होती है वो कनकेव कर्व होती है, और ये होती है नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल की कर्व होती है एक तरह से, ठीक है। अब ए बी जो है, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है, ये जनरली कांस्टेंट नहीं रहता है मैक्सिमम सॉइल्स की कर्व्स के लिए। जैसे हम कर्व किसी भी सॉइल की अगर हम स्ट्रेस कर्व ड्रॉ करेंगे तो ये ए बी कांस्टेंट नहीं रहता है, तो जनरली ये हमारा बड़ा ही लेस यूज होता है, ठीक है। तो मेनली बस आपने इसमें फॉर्मूला याद रखना है और आपने देखना है इसमें कर्व क्या आती है आपकी। जो नेक्स्ट आता है आपका सेकंड कोफिशिएंट आता है, वो आता है फिर आपका वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस। मतलब अगर हम स्ट्रेस को लॉग स्केल पे ड्रॉ करें, ठीक है, सेम ग्राफ आपका वैसे ही उसी पे बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। यहाँ आपकी वॉइड रेशियो आएंगी और यहाँ आपका आएगा स्ट्रेस, सॉरी क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा, ठीक है। अगर हम इसमें यहाँ पे ग्राफ बनाए तो इसमें लॉग में बनता है आपका स्ट्रेट, ठीक है। लॉग में बनता है आपका स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, और ये भी आपका क्या है, नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी सेम है, ई नॉट माइनस ई वन, बट नीचे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार माइनस लॉग ऑफ सिग्मा, सॉरी, सिग्मा बार, ठीक है। ये इस कोफिशिएंट को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, जिसको कि हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं फिर, डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार डिवाइडेड बाय सिग्मा बार वन, सिग्मा वन, सिग्मा नॉट, ई वन एंड ई नॉट, ठीक है। ये हो गया पता, सिंपल पिछली तरह ही था, ठीक है। इसमें ग्राफ देख लेना है आपने, ग्राफ इसमें नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए होता है, और ये आपका स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। अब जनरली जितना ज्यादा आपका कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन होगा, सॉइल आपकी उतनी ही ज्यादा ही कंप्रेसिबल होगी। मतलब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ सीसी, ग्रेटर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो ये याद रखना है, सीसी की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो सॉइल उतनी ज्यादा क्या करेगी, कंप्रेस करेगी, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, कभी कभी मान लो आपको क्वेश्चन दिया है, आपको डायरेक्टली वैल्यू पूछी है, सीसी की वैल्यू निकाल लो, और आपके पास ये चीजें गिवन नहीं है। तब क्या है, आपके कुछ इंपेरिकल रिलेशंस आते हैं जो कि डिपेंड करते हैं किस पे, लिक्विडिटी लिमिट पे, ठीक है। तो मतलब लिक्विडिटी लिमिट पे डिपेंड करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो वो लिक्विडिटी लिमिट के विद रिस्पेक्ट टू हम जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन है वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो रिलेशंस आते हैं वो आते हैं आपके साथ, दो तीन रिलेशन आएंगे, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन के, एक, दो, तीन, ठीक है। सबसे पहले लिखो आप 0.009 डब्ल्यू ऑफ एल माइनस 10, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका 0.007 माइनस डब्ल्यू एल माइनस 7, ठीक है। फिर आता है आपके पास 0.0115 डब्ल्यू एन, ठीक है। और एक फोर्थ लिखो, सी इज इक्वल टू 0.54 ई नोट माइनस 0.35, ठीक है। ये आपके रिलेशंस हैं अलग अलग, ठीक है। अब ये जब आपकी होगी मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, ये आपकी होगी जब आपकी क्या होगी, लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। ये आपका होगा जब आपको नेचुरल वाटर कंटेंट गिवन होगा, और ये आएगा आपका जब आपके पास क्या होगा, वॉइड रेशियो गिवन विद रिस्पेक्ट टू वॉइड रेशियो पूछा होगा। तो ये आपके यहाँ सीसी की निकालने के फॉर्मूले, ठीक है।
ये देखेंगे हम कि किस तरह हमने करना है, किस तरह जब ये हमें बस हमने देखनी है हमें किस तरह की वैल्यू गिवन है और हमने कौन सा हमने न्यूमेरिकल लगाना है, ठीक है। जब ये वाला फॉर्मूला होगा तो ये मेनली आपका चलता है नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए, और ये आपका चलता है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए, ठीक है। ये आपके पास आएंगे चार रिलेशंस। हाँ, जैसे फॉर्मूले कभी कभी देख लेना आपने में भी कहीं पे यहाँ पे 10 लिखा होता है, कहीं कहीं पे 7 की जगह, तो वो आपने एक बार से देख लेना, क्लैरिफाई कर लेना है कि 10 है कि 7 है। कोई कोई 10 यूज करता है, कभी कभी 7 भी होता है मतलब वहां पे ना। तो एक बार एक देख ले, फिर उसको आप लिख ले मतलब कि किस तरह होना है। बाकी मैं एक बार रीचेक कर लूंगा इसको कि यहाँ पे 7 ही लेना है कि 10 ही लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास है इंपेरिकल रिलेशंस, ठीक है। अब अब जैसे हमने कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन लिखा, डेल्टा ई अपॉन लॉग ऑफ, सॉरी डेल्टा ऑफ लॉग ऑफ सिग्मा नॉट माइनस, सॉरी सिग्मा सिग्मा वन, ठीक है। उसी तरह एक होता है आपका जिसको हम थर्ड बोले अगर, कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सेम ही होता है इसका, सी आर इक्वल टू डेल्टा ऑफ ई अपॉन डेल्टा ऑफ लॉग, ठीक है। फॉर्मूला सेम ही होता है। इसको देख लेना एक बार तो लिखना। ये एक बार दोबारा इसको लिख लेना, सिग्मा वन आपका ऊपर आएगा, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही होता है, बस जनरली क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्री कंप्रेशन जो होता है वो आपका होता है जनरली 1/5 टू 1/10 ऑफ सीसी, ठीक है। फॉर्मूला सेम ही होता है आपका। जनरली आपका ये क्या होता है, ये 1/5 टू 1/10 ऑफ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। अब मेनली क्या आता है इसमें, आता है आपका सबसे पहले देख लो ओवर, जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल वो क्या होती है पहले, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल अगर हम बोले, ये क्या होती है, नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल आपकी वो होती हैं जो आपकी, जैसे मान लो पास्ट में उसके ऊपर कोई भी जो लोड लगा है वो प्रेजेंट के लोड से लेस है, ठीक है, समझाई बात। मान लो जैसे ये आपकी कोई लेयर है सॉइल की, ठीक है। इस पे पास्ट पे जो लोड लग रहा था उसकी वैल्यू थी मैं 10 kN, ठीक है। और जो प्रेजेंट में लग रहा है इसमें, ठीक है, मान लो ये थी आपकी, हम ले रहे हैं 2000 एयर में, ठीक है, 2000 एयर में देख रहे हैं अगर हम, ठीक है। और अब हम अगर 2026 में देख रहे हैं, मान लो इस पे जो लोड है अब सेम लेयर पे
वो है आपका 20 kN। ठीक है। तो अगर आपका पास्ट लोड जो है वो आपका लेस देन है प्रेजेंट से, तब आपको आप उस सॉइल को बोलते हैं नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल। मतलब क्या हुआ, जो आपका पास्ट लोड है वो आपका लेस देन है किससे, प्रेजेंट लोड से। ठीक है। ठीक है, मतलब जो पास्ट लोड है, अब लोड क्या हो सकता है आपका, स्ट्रेस हो सकता है, इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, टोटल स्ट्रेस। तो हम जनरली हम बोलते हैं जो इफेक्टिव स्ट्रेस है आपका वो क्या है, मतलब पास्ट वाला जो इफेक्टिव स्ट्रेस है आपका, पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेस इज लेस देन ऑफ प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है। कि कंसोलिडेशन आपका क्या आएगा, आपका वाटर की वजह से ही आएगा। और जहाँ पे वाटर आ गया, अगर ऊपर से लोड आ गया, तो जब लोड और वाटर लग रहा है तो क्या हो, एक तरह से पोर वाटर होगा। और जब पोर वाटर आ गया, टोटल लोड आ गया, तो जनरली क्या आएगा आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है। तो मेनली पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेस आपका जब लेस देन होता है प्रेजेंट से, तब आपका क्या आता है, आप उसको बोलते हैं नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल। सिमिलर केस है, अगर वहां पे हो, अगर आता है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। अब जैसे उसमें पास्ट कम था, तो इसमें क्या होगा, पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेस आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होगा प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है। मतलब पास्ट वाला आएगा आपका, मान लो ये है आपका 110, और ये है आपका कितना आएगा, 90 मान लो इसको। ठीक है। मतलब आपका 2000 में आपका 110 था, और अब आपका कितना है, 90 है। तो एक तरह से, तो मतलब तब आपका क्या आ गया, आपका आ गया ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। ठीक है। अब आता है आपका ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो। ठीक है, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो, ये क्या होता है ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो, तो ये जनरली होता है मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन प्रेजेंट। ठीक है। अब अगर देखिए ये रेशियो देखिए, अगर हम ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए कर रहे हैं, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल एंड नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए। ठीक है। तो OCR की वैल्यू और OCR की वैल्यू। ठीक है। अगर हम देखें ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए, ओवर में क्या है आपका, पास्ट आपका बड़ा है, तो क्या होगा, जनरली ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। ठीक है। और नॉर्मली कंसोलिडेट देखें तो पास्ट आपका छोटा है, तो ये जनरली वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1। ग्रेटर देन ही होगा इसमें। ठीक है। और जो उसमें लिखा था ना हमने नॉर्मल कंसोलिडेटेड में, उसमें लिखना आपने पास्ट लेस देन इक्वल टू आएगा प्रेजेंट। ठीक है, उसमें लेस देन लिखा था ना, उसमें इक्वल टू उसके साथ आएगा नॉर्मल कंसोलिडेटेड में। ठीक है। इसमें सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें आएगा लेस देन और इक्वल। ठीक है। तो जो नॉर्मल कंसोलिडेटेड में सॉइल में आपकी जो OCR की वैल्यू होती है, ये होती है लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, 1 भी हो सकती है और आपकी लेस देन 1 भी हो सकती है। मतलब पास्ट आपका बराबर भी होगा, और या फिर उससे लेस होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तब आपका होगा नॉर्मल कंसोलिडेट। इसको ठीक कर लेना, ये मैं उल्टा बोल दिया था। ठीक है, नॉर्मल कंसोलिडेट में आपका जो पास्ट लोड होगा वो होगा लेस देन इक्वल टू। ठीक है, लेस देन इक्वल टू प्रेजेंट, प्रेजेंट के बराबर या फिर प्रेजेंट से कम। और ओवर में होगा आपका पास्ट होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, प्रेजेंट से। ठीक है। तो इस नॉर्मल कंसोलिडेट की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 1, और ओवर की आ जाएगी आपकी ग्रेटर देन 1।
ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने ध्यान में रखनी है और इसकी देखनी है कंसोलिडेटेड रेशियो की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन प्रेजेंट। ठीक है, इसको देख लेना एक बार। नॉर्मल कंसोलिडेट में पास्ट आपका लेस देन इक्वल टू है प्रेजेंट से, ठीक है, लेस देन इक्वल टू का साइन भी आएगा साथ में। उसके बाद आता है आपका जो कोफिशिएंट आता है एक, वो आता है आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है एम वी इक्वल टू ए वी अपॉन वन प्लस ई नॉट। ठीक है, ई नोट आपका इनिशियल वॉइड रेशियो है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एक कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, जिसको कि हम किससे लिख रहे हैं, सी वी से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आता है, के इक्वल टू सी वी एम वी इंटू गामा डब्ल्यू। तो सी वी क्या आ गया आपका, के अपॉन एम वी इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, आपकी परमिबिलिटी है, एम वी आपने अभी लिखा, और ये आ गया आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, अब जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन था, इसको निकालने की तेजागी ने वन डी थ्योरी करी, तेजागी वन डायमेंशनल थ्योरी। ठीक है, उस थ्योरी में उसने क्या माना कि आपकी सॉइल है होमोजेनियस। ठीक है, और सॉइल है आपकी सैचुरेटेड। जब कभी भी हमेशा ये याद रखना, जब भी आपकी प्राइमरी कंसोलिडेशन हो रही है, तब आपकी जो सॉइल होगी, वो जब तक आपकी प्राइमरी कंसोलिडेशन चल रही है, तब तक आपकी सॉइल फुली सैचुरेटेड रहेगी। ठीक है, ना पार्शली ना बिल्कुल कम, वो आपकी सॉइल फुली सैचुरेटेड, हम उसको मान के चलते हैं कि प्राइमरी कंसोलिडेशन के टाइम पे जो सॉइल होती है वो आपकी फुली सैचुरेटेड रहती है। ठीक है, तो उसने एक्सपेरिमेंट करे, फिर उसने एक्सपेरिमेंट में क्या करा, उसने वहां पे प्राइमरी कंसोलिडेशन को देखा और सेकेंडरी कंसोलिडेशन किया इग्नोर। ठीक है, मतलब प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट जो भी पार्टिकल्स की हो रही थी, वो उसको इग्नोर कर दिया, और मेनली उसने जो पोर वाटर जो एक्सपेल हो रहा है वहां से, जो पानी निकल रहा है, उसका क्या असर हो रहा है सॉइल सैंपल पे, उसने तजागी वन डी थ्योरी में उसने वो देखा। ठीक है, और उसने क्या देखा, उसने हर स्टेज पे क्या किया, उसने हर स्टेज पे उसने लोड को कर दिया डबल। ठीक है, वो लाउड को बढ़ाता गया, और वो देखता गया कि कंप्रेसिबिलिटी, मतलब जो हमारी कंसोलिडेशन हो रही है, वो उसको किस तरह अफेक्ट कर रही है अगर हम लोड को बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो मेनली इसमें वो आ गया। ठीक है, तो उससे उसने निकाला कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, वो थ्योरी हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस उसमें मेनली ये अजम्पशंस थी जो मैंने अभी अब डिक्टेट करी है। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसमें वहां पे आया आपका ड्रेनेज पाथ। ठीक है, उसने क्या किया, ड्रेनेज पाथ किए। जब भी जैसे आपका कंसोलिडेशन हो रही है ना, तो आपके इस तरह होंगे। ठीक है, मान लो ये आपकी सॉइल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके सॉइल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इसने कंडीशंस चेंज करी, इसने लिया एक जगह पे, इसने लिया सिंगल ड्रेनेज, और एक जगह इसने लिया डबल ड्रेनेज। अब सिंगल ड्रेनेज क्या है, सिंगल ड्रेनेज जब ये है, जब आपकी ऊपर वाली लेयर या फिर नीचे वाली लेयर कोई भी एक इम्परमिएबल है और एक है परमिएबल, मतलब अगर पानी निकल रहा है, तो पानी सिर्फ एक साइड से निकल रहा है। ठीक है, पानी सिर्फ एक साइड से निकल रहा है। तो जब आपकी होंगी वन डायरेक्शनल, मतलब यूनी डायरेक्शनल है, मतलब आपका ड्रेनेज पाथ 1D है, तब आपकी जो उसने ड्रेनेज की लेंथ ली, वो उसने ली जो उसकी डेप्थ ही होगी, मतलब पूरी डेप्थ आ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये एच है, तो इसकी जो ड्रेनेज डेप्थ आएगी वो एच ही आएगी, कि मतलब अगर यहाँ पे भी पानी है, तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो वो पूरा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, एक केस तो उसने ये लिया। दूसरा उसने केस लिया, उसने कर दी डबल ड्रेनेज। डबल ड्रेनेज मतलब दोनों सॉइल, उसने दोनों लेयर्स, जो ऊपर की लेयर भी थी और नीचे की लेयर थी, ये दोनों थी परमिएबल। तब क्या हुआ, जो यहाँ पे होगा पार्टिकल,
तो वो यहाँ से यहाँ चल जाएगा और या तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, ड्रेनेज पाथ क्या हुआ आपका, वो हो गया एक तरह से हाफ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ड्रेनेज पाथ आपका कितना रहा, एच ही रहा। ठीक है, तो मेनली इसमें ये कंडीशन, इसने दो केस ये देखे। ठीक है, फिर उसने हर स्टेज पे उसने लोड डबल करता गया, फिर उसने वहां पे ग्राफ प्लॉट किए और उसने उसने क्या निकाला, उसने उससे इसने निकाला कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। हाँ, ठीक है। तो ये थी आपकी तजागी वांडी थ्योरी, जिससे उसने क्या किया, उसने जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन था ये निकाला था इसमें। ठीक है, तो मेनली आपके ये आपके कोफिशिएंट्स थे जो आपने याद रखने हैं कि इनकी वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, ये किस किस की बीच की रेशियो है, तो किस किस की बीच की रेशियो नहीं है। ठीक है, मेनली हमने वो चीज देखनी है और आपने देखना है कब कौन सा वैल्यू उसने फॉर्मूला पूछा है और आपने कौन सी उसने नोटेशंस गिवन करी हुई है। तो हमने ये चीज जनरली देखनी है। तो ये आपका मेनली आ गया कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, जितने भी आपके कोफिशिएंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए आज। फिर ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, वो आता है आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, जिसको कि हम डिनोट करते हैं परसेंटेज म्यू म्यू से। अब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, ये है आपका कि आप मान लो आपकी लोडिंग कंडीशन शुरू हो रही है। ठीक है, आप वहां पे उसको सॉइल को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, कंसोलिडेट करा रहे हैं। तब जैसे मान लो आपने इनिशियली शुरू किया T=1 मिनट से। ठीक है, फिर आपका 1 मिनट के बाद T=1 मिनट होगा। फिर आपका 5 मिनट्स के बाद T=5 मिनट्स होगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे जैसे T=0, T=1 मिनट, T=5 मिनट। ठीक है, इन कंसोलिडेशन में कितनी आपकी कंसोलिडेशन हुई, जैसे मान लो यहाँ पे U0 ले लिया, U1 ले लिया, U5 ले लिया। ठीक है, मतलब 0 मिनट पे इतनी आई, 1 मिनट पे इतनी आई और 5 मिनट पे इतनी आई। ठीक है, तो ये आई आपकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इतने टाइम पे आपकी इतनी कंसोलिडेशन वहां पे सेटलमेंट हो रही है। एक वैल्यू तो ये होगी। एक होगी अल्टीमेट, कि फाइनल कितनी हो सकती है उसकी। अब किसी न किसी चीज की तो फाइनल लिमिट तो होगी होगी ना, ये तो है नहीं कि वो होती रहेगी। तो जो हमारी फाइनल लिमिट है, ठीक है, उससे इसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू फाइनल लिमिट, ठीक है, अगर हम उसकी रेशियो निकालें, उसको परसेंटेज में करें, तो उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानते हैं व्हेन सेटलमेंट एट एनी स्टेज इज गिवन। ठीक है, मान लो डेल्टा एच सेटलमेंट हो रही है सॉइल की, वो है आपकी टाइम टी, एट टी टाइम पे। ठीक है, और डेल्टा कैपिटल एच ये है आपकी अल्टीमेट सेटलमेंट, मतलब फाइनल, कि इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, अल्टीमेट सेटलमेंट। ठीक है, और डेल्टा टी है, जो डेल्टा एच है वो एट एनी टाइम है। ठीक है, एट टाइम टी पे है। ठीक है, ये अल्टीमेट सेटलमेंट है। तब जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होगी वो क्या होगी, डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा कैपिटल एच इंटू 100। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, ये अल्टीमेट सेटलमेंट मतलब एट द एंड ऑफ द सेटलमेंट। ठीक है, जब आपकी मतलब बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, उसके बाद वो सेटलमेंट नहीं हो रही है, तब वो डेल्टा एच, ठीक है, और मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और आपका डेल्टा एच जो आप किसी भी टाइम पे वहां पे उसको देख रहे हैं। ठीक है, ये तो ये हो गया। दूसरा आता है आपका व्हेन एक्सेस और प्रेशर इज नोन। ठीक है, तब आपका परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होगी, इसका फॉर्मूला होता है आपका म्यू आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाई म्यू आई इंटू 100। ठीक है, यू आई जो आपका म्यू जो हम यू आई लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपका है इनिशियल,
इनिशियल स्टार्टिंग में जो आपका पोर वाटर प्रेशर है, ठीक है। और यू है आपका एट एनी टाइम टी, ठीक है। यू आपका है एट एनी टाइम टी पे जो आपका एनी टाइम टी जो आपका क्या है, पोर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। एट एनी टाइम टी भी जब आपका यू आई आपका इनिशियल, और आपका यू आई के आगे आपका इनिशियल पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। ये आ गया आपका। तीसरा आता है आपके पास जब व्हेन void ratios आर known। तब क्या आता है आपका, तब आता है आपका मी इक्वल टू ई नॉट माइनस ई 100 अपॉन ई नॉट माइनस, ठीक है, ई नोट माइनस ई डिवाइड बाई ई नोट माइनस ई 100, ठीक है। अब ई नोट क्या है, ई नोट है आपकी इनिशियल वाइड रेशियो, ठीक है। ई आपका क्या है, एट एनी टाइम, ई 100 क्या है आपकी फाइनल वाइड रेशियो, ठीक है। ये आपका ई 100 फाइनल जब आपकी एंड ऑफ द अल्टीमेट अल्टीमेट सेटलमेंट, ठीक है। जो और ई आपकी एट एनी टाइम टी, और ई आपका ये इंटू 100, ये तो ये आप करेंगे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ये तीन फॉर्मूले हैं आपके पास, ठीक है। सामने देखना है आपको विद रिस्पेक्ट टू किससे पूछा है, पोर वाटर से पूछा है, उसने आपको सेटलमेंट दे रखी है, डेल्टा एच की वैल्यूज दी है, या फिर उसने दिया है वो आपको वॉइड रेशियोज। तो आपके पास ये फॉर्मूले आएंगे, ई नोट माइनस ई अपॉन ई नोट माइनस ई 100, ठीक है। तो इस तरह हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम फैक्टर, जिसको कि हम डिनोट करते हैं टी वी से। टाइम फैक्टर क्या है, ये है आपका पैरामीटर which is related to degree of consolidation and time required for the consolidation, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट कंसोलिडेशन, ठीक है, जो कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है। पैरामीटर है जो कि रिलेटेड करता है, जो जो भी हमने पिछले अभी स्लाइड में देखा कि जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकाल रहे हैं उसके साथ रिलेट करता है, और ये टाइम बताता है जो आपका कंसोलिडेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, उसके टाइम। तो इसका फॉर्मूला होता है टी वी इक्वल टू सी वी इंटू टी डिवाइडेड बाई डी स्क्र, ठीक है। ये आता है आपका सी वी, आपका कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन आ गया, जो के इज इक्वल टू सी वी एम बी अपॉन गामा डब्ल्यू, जो वो होता है, ठीक है। टी आपका आ गया टाइम, डी आ गया ड्रेनेज पाथ। अब डी की वैल्यू अगर, तो वहां पे उसने बोला है टू वे ड्रेनेज, मतलब ऊपर से भी हो रही है और नीचे से भी, तब आपकी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच बाई टू, ठीक है। और अगर उसने बोला है वन वे ड्रेनेज, तब आपकी डी की वैल्यू क्या रहेगी, एच ही रहेगी, ठीक है। जो भी मतलब उसने सैंपल की थिकनेस दे रखी होगी, ठीक है, वही रहेगी आपकी, ठीक है। टी क्या है आपका, टी है आपका टाइम एट विच
टीवी इज कैलकुलेटेड। ठीक है, और टीवी आपका टाइम फैक्टर है। ठीक है, टी अगर टाइम एट विच टीवी इज कैलकुलेटेड। ठीक है, ये आ गया। अब मान लो आपके पास सीवी दे रखा है, टी दे रखा है, डी दे रखा है। ठीक है, नहीं, मान लो आपने आपके पास आपने टीवी भी निकालना है, सॉरी टाइम फैक्टर निकालना है आपने, बट विद रिस्पेक्ट टू आपने निकालना है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। जो हम क्या कर रहे हैं, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, यू लिख रहे हैं। ठीक है, जो हमने पिछली स्लाइड में लिखा। मान लो आपने टीवी निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू आपने निकालना है यू, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, तो इसके होते हैं दो फॉर्मूले आपके। क्या होता है, टीवी इक्वल टू होता है पाई बाय 4 ब्रैकेट म्यू बाय 100 का स्क्वायर, जब आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लेस देन इक्वल टू है 60%। ठीक है, ये याद रखना। कभी भी अगर उसने जैसे टाइम पूछा है निकालने के लिए, डी पूछा है सीवी, और उसने टीवी को ऐसे लिखा है टीवी 50%। ठीक है, टीवी को 50%, तो आपने ये वाला फॉर्मूला करना है, टीवी इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू म्यू डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, और जब आपकी म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 60% होगी, तब आपका होता है टीवी इक्वल टू 1.781 माइनस 0.9332 ब्रैकेट 100 माइनस म्यू। ठीक है, ये डायरेक्ट अपने परसेंटेज में यू का जो वैल्यूज पुट करनी है, वो डायरेक्ट अपने परसेंटेज में पुट कर देनी जो भी होगी। जैसे यू अगर 90 है तो यहाँ पे 90 पुट कर देना, यू यहाँ पे अगर 50 है तो यहाँ 50 पुट करना है। ठीक है, पॉइंट्स में पुट नहीं करनी। तो ये वैल्यूज देखनी है आपने, टीवी इक्वल टू, ठीक है, ये टीवी इक्वल टू पाई बाय 4 म्यू बाय 100 का स्क्वायर, एंड टीवी इक्वल टू 1.781 माइनस 0.9332 ब्रैकेट 100 माइनस म्यू। ठीक है, 100 माइनस म्यू। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी वैल्यू, ये आपकी चलेगी इस केस में जब यू आपका यू ग्रेटर देन 60 है, और ये चलेगा आपका जब यू क्या है आपका लेस देन इक्वल टू 60 है। ठीक है, तो ये आप टीवी निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, जनरली जो आपकी टीवी टीवी 50 एंड टीवी 90, जनरली जो इनकी वैल्यूज होती हैं टीवी 50 और टीवी 90 की जो वैल्यू होती है, टीवी की इसकी होती है 0.196 और होती है 0.8478। ठीक है, टीवी 50% की वैल्यू और टीवी 90% की वैल्यू जो जनरली होती है वो 0.196 और 0.8478। अगर टीवी जीरो की वैल्यू लेनी होगी हमने तो कितनी आएगी? ठीक है, अगर टीवी मैं मान लो मैं टीवी 0% पे लिखता हूँ तो कितनी आएगी? जीरो ही आएगी। पाई बाय 4 म्यू बाय 100 का स्क्वायर, म्यू जीरो तो सब कुछ जीरो। ठीक है, तो ये इन जनरल आपकी कितनी आएगी? ये जीरो ही आएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका टीवी टाइम फैक्टर को किस तरह निकालते हैं। इसमें ये मेन फॉर्मूले थे दो जो आपने देखने हैं। ठीक है, जो आपका ये आपने याद रखना है। अगर वो देख लेना, आपका टू वे ड्रेनेज बोला है, वन वे ड्रेनेज बोला है, फिर टीवी को अगर विद रिस्पेक्ट टू यू निकालने को बोला है तो हमने ये इस तरह फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपके आते हैं परमिसिबल सेटलमेंट्स जो कि डायरेक्ट वैल्यूज हैं। ठीक है, जो कि पूछी जाती हैं और पूछी भी गई हैं। ठीक है, तो क्या है वो? टोटल परमिसिबल सेटलमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लिखें फॉर आइसोलेटेड footing in clay, isolated footing in sand, raft footing in clay, and raft footing in
सैंड। ठीक है, ये चार वैल्यूज है आपकी मेन जो आपने याद रखनी है। तो क्या आती है, ये आती है 65 mm, 40 mm, 65 to 100 mm एंड 40 to 65 mm। ठीक है, ये आपने कंडीशन देख लेनी है। वहाँ पे आइसोलेटेड बोला है कि राफ्ट बोला है, ठीक है। और क्ले पूछा है कि सैंड पूछा है। तो ये टोटल परमिसिबल सेटलमेंट की आपकी डायरेक्ट वैल्यूज है जो आपने याद रखनी है। जो आपकी मतलब मेनली ये दो दोनों पूछी जाती है, ठीक है। ये चीज देख लेनी है आपने इसमें। फिर इसमें एक नेक्स्ट आता है परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट। ठीक है, ये भी चलता है आपका फोर आइसोलेटेड footing in clay and four isolated footing in sand। इनकी जो वैल्यू होती है ये होती है 40 mm एंड 25 mm। ठीक है, ये आ गया आपका। ये वैल्यूज देख लेनी है आपने, ठीक है। फोर आइसोलेटेड फुटिंग इन क्ले एंड फोर आइसोलेटेड फुटिंग इन सैंड 40 and 25 mm, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इलास्टिक सेटलमेंट। ठीक है, अब जनरली जब भी कंसोलिडेशन होती है तो क्या होता है, आपकी स्मॉल बड़ी मिनिमम सी आपकी इलास्टिक सेटलमेंट होती है। किस तरह वो होती है, आपकी जो आपकी क्ले पार्टिकल्स हैं वो स्क्वीज हो जाते हैं, ठीक है। वो एक तरह से इलास्टिक री एडजस्टमेंट उनमें होती है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन उनमें होती है, तो वो उसको बोलते हैं इलास्टिक सेटलमेंट। ठीक है, क्ले पार्टिकल्स जो भी होंगे, सॉइल पार्टिकल्स जो भी होंगे, उनमें क्या होगा आपका, जब भी आपका पानी बाहर निकल रहा है लोड की वजह से, तो जब उसमें इलास्टिक सेटलमेंट होती है, रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं, बड़ी स्मॉल सी होती है, उसको बोलते हैं इलास्टिक सेटलमेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू क्यू बी ब्रैकेट 1 - म्यू का स्क्वायर इन अपॉन आई टी डिवाइडेड बाई ई एस। ठीक है, अब क्यू बी म्यू आई टी एंड ई एस ये क्या है, ठीक है। ये आपका यूनिफॉर्म प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, बी क्या है आपका, लीस्ट लेटरल डिमेंशन। म्यू क्या है आपका, पॉइजन रेशियो। आई टी क्या है, इन्फ्लुएंस फैक्टर, इन्फ्लुएंस और शेप फैक्टर। और ई एस क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, ये अगर इन्फ्लुएंस फैक्टर है, ये आपका डिपेंड करता है एल बाई बी रेशियो पे, डिपेंड अपॉन। ठीक है, लीस्ट लेटरल डिमेंशन, मान लो आपके पास फुटिंग की डिमेंशन है 2 × 3, तो जो टू लीस्ट मतलब जो सबसे स्मॉल होगी वो होगी आपकी लीस्ट लेटरल डिमेंशन। यूनिफॉर्म प्रेशर, मान लो आपके पास लोड लग रहा है 50 kN,
ठीक है, एरिया है आपके पास 2 × 3। ठीक है, तो ये आपने पी की वैल्यू, पी है आपका प्रेशर, तो आपने क्या करना है, पहले लोड को अपने डिवाइड करना है एरिया से, फिर आएगा आपके पास प्रेशर। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी उसने वो इस तरह जब क्वेश्चन देता है वो हमेशा लोड ही गिवन करता है और एरिया गिवन करता है, वो कभी भी डायरेक्ट प्रेशर कभी नहीं देगा। ठीक है, हाँ बीच में कभी कभी दे देता है, बट अगर उसने थोड़ा क्वेश्चन उसने थोड़ा घुमाना तो क्या ही बोलूं, उसने जस्ट बच्चे को चेक करना होगा तो वो इस तरह चेक करेगा, वो लोड देगा वहां पे और एरिया डिफाइन करेगा, और वहां पे आपका इस तरह आपको प्रेशर निकालना है पहले, फिर आपका जो होगा वो होगा आपका क्यू। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आईटी की वैल्यूज आपके पास गिवन होती है। ठीक है, जैसे आपके अगर सर्कुलर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, और वहाँ पे L/B की रेशो क्या है, तब ये अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है, और इस पे ये गिवन होती है आपकी कि आपने उस टाइम आईटी की वैल्यू क्या लेनी है। ठीक है, 1 लेनी है, 0.5 लेनी है, 6 लेनी है, इसका टेबल है, वो टेबल हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो वहाँ पे आईटी की वैल्यू गिवन होगी, अगर गिवन नहीं होती है तो आपने 1 लेनी है वहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गया। अब आता है इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइमरी सेटलमेंट, कि हम प्राइमरी सेटलमेंट किस तरह निकालते हैं। ठीक है, तो जब वॉइड रेशो की टर्म में अगर बोला है, ठीक है, क्या बोला है उसने, जब आपके पास क्या गिवन होंगे, वॉइड रेशो आपके पास गिवन होंगे, मतलब इफ wide ratios are known, wide ratio is given or known, तब डेल्टा एच क्या होगा आपका। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया है शायद। ये होगा। ठीक है, डेल्टा एच इक्वल टू जो हम सेटलमेंट निकाल रहे हैं इक्वल टू एच नोट, जो उसकी एक इनिशियल हाइट है। ठीक है, जो हाइट दे रखी है, डेल्टा ई चेंज इन द वॉइड रेशियो। ठीक है, डेल्टा ई चेंज इन द वॉइड रेशियो एंड 1 + ई नोट आपका, ई नोट आपका आ गया इनिशियल, डेल्टा ई चेंज, एच नोट जो आपकी इनिशियल हाइट है उसकी थिकनेस है, और एच जो हम सेटलमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये आ गया हो गया जब आपके पास वॉइड रेशियो गिवन होगा। सेकंड आता है आपका, जब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी गिवन होगा, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी यानी कि एम बी आपके पास नोन होगा। ठीक है, तब डेल्टा एच किस तरह निकालेंगे, निकालेंगे एच नोट एम वी इंटू गामा डब्ल्यू से। ठीक है, एच नोट एम वी डेल्टा सिग्मा। ठीक है, ये चेंज इन द स्ट्रेस एम वी एंड एच नोट जो आपकी इनिशियल आएगी। ठीक है, ये दो आ गए। तीसरा आता है जो मेन आता है आपका, जब आपका कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन नोन होगा, ये लिख देता हूँ, जब आपका कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन यानी कि सी सी नोन होगा, इज नोन, तब आपका डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, ये होती है एच नॉट सी सी अपॉन 1 + ई नोट log ऑफ डेल्टा सिग्मा प्लस सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट। ठीक है, एच नोट आपकी इनिशियल, ई नोट इनिशियल वाइड रेशियो, सी सी आपका कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, डेल्टा आपका चेंज आएगा, ये आपका इनिशियल आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया एच एच। ठीक है, अब अगर आपके पास मान लो आपके पास जो सॉइल है, ठीक है, वो है ओवर कंसोलिडेटेड,
या नॉर्मल कंसोलिडेटेड। अगर तो आपके पास सॉइल है नॉर्मल कंसोलिडेटेड, तब आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, मतलब आपने फॉर्मूले में यूज करना है सीसी। ठीक है। अगर आपके पास सॉइल है ओवर कंसोलिडेटेड, तब आपने इन प्लेस ऑफ सीसी आपने यूज करना है सीआर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। ठीक है। मतलब जब आपके पास नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल होगी तब आपने यूज करना है सीसी, और जब आपके पास ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होगी तब आपने यूज करना है सीआर। अब ओवर कंसोलिडेटेड नॉर्मल कंसोलिडेटेड ये आपने खुद देखना है वहां पे। ठीक है, कि उसने प्रेजेंट लोड ज्यादा दिया है, पास ज्यादा दिया है, जो अभी जो एक्स्ट्रा लोड लगा रहा है उसको सम अप करके वो क्या बोलते, वो इन प्रेजेंट से ज्यादा आ रहा है या पास से ज्यादा आ रहा है, वो आपने उस टाइम देखना है कि लोड किस तरह गिवन है, और आपने कंडीशन देखनी है कि आपकी कौन सी सॉइल बन रही है। ठीक है। जनरली वो ये वाला क्वेश्चन केस देता है, बट आपने एक बार देख लेना है कि अगर क्वेश्चन आता है पेपर में, तब आपने नॉर्मल कंसोलिडेशन के टाइम पे आपने सीसी यूज करना है, और ओवर कंसोलिडेशन के टाइम पे आपने सीआर यूज करना है। ठीक है। तो अगर मैं मान लो, अगर मैं फिर इसका अगर मान लो वहाँ पे नॉर्मल कंसोलिड, पहले आपकी नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल थी, फिर क्या हुआ आपका, उसने वहां पे लोड लगाया, लोड लगा के क्या हुआ, जब वो एक्स्ट्रा लोड लगा रहा है तो उसको एक्स्ट्रा लोड लगा के वो जो आपका एक इनिशियल पे आपका जो लोड लग रहा था, फिर जब उसने एक एक्स्ट्रा लोड ऐड किया उसको मिला के वो इनिशियल से ज्यादा आ गया, तब आपकी वो बन गई ओवर कंसोलिडेटेड। तो इसका बन जाता है कंबाइंड फॉर्मूला। ठीक है। तो उसको किस तरह लिखते हैं, उसको कुछ नहीं, जनरली हम लिखते हैं डेल्टा एच इक्वल टू एच नॉट सी सी अपॉन 1 प्लस ई नॉट, जो हमने पीछे लिखा पहले, लॉग ऑफ डेल्टा सिग्मा बार प्लस सिग्मा नॉट अपॉन सिग्मा बार। ठीक है, एक तो यही आ गया हमारा सिग्मा नॉट बार, प्लस एच नॉट सी आर। ठीक है। एच नॉट 1 प्लस ई नॉट सी आर लॉग ऑफ, अब यहाँ जो नीचे आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा आपका। ठीक है। वो उस टाइम आप आपने देखना कि आपका जो चेंज हो रहा है स्ट्रेस, वो किस तरह चेंज हो रहा है। ठीक है, सिग्मा 1 या सिग्मा 2। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जनरली ये आपका हो जाता है कंसोलिडेशन चैप्टर। ठीक है, इसमें मेनली आपको डिस्कस हो गया है कि मेनली क्या क्या देखना है आपने। ठीक है, मेनली आपने इसमें देखना है इलास्टिक सेटलमेंट अगर कभी पूछी गई। ठीक है, उसमें आपके पास क्या, आपने ये वाला टेबल देखना है इसमें मेन। ठीक है, उसके बाद आगे आगे आपका ये वाला स्लाइड। ठीक है, जिसमें आपके टाइम फैक्टर की वैल्यूज दी है, फॉर्मूले दी हैं। उसके बाद अगर आपके आगे उसने कभी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर पूछी, ठीक है, तो आपके पास ये जो दो स्लाइड्स थी विद रिस्पेक्ट टू वॉइड रेशियो एंड सेटलमेंट, आपने ये चीज देख लेनी है। फिर उसके बाद आपके आपके आगे कोफिशिएंट्स, जो हम कोफिशिएंट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, कोफिशिएंट्स देख लेने हैं, और मेनली आपने याद रखना है जो आपकी ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो और सॉइल क्या होती है। ठीक है, नॉर्मल कंसोलिडेटेड में याद रखना पास्ट लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, लेस देन तो होगा ही, मैंने पहले लेस देन बोल दिया था, लेस देन इक्वल टू आएगा इसमें पास्ट में। ठीक है, और ओवर में आएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू पास। ठीक है, ये आगे आपका, उसके बाद आपका आता है कि आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होती है। ठीक है, मेनली आपके पास ये चलता है कंसोलिडेशन में। और आपके इससे कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, जो इसका टेबल है परमिसिबल सेटलमेंट का, जो हमने टेबल लिखा ना एक अभी, ये वाला। ठीक है, ये जो हमने ये वाला टेबल लिखा, ये टेबल देख लेना एक बार। ठीक है, इसमें वैल्यूज आपने याद कर लेनी है, वैल्यूज क्या होती हैं, और आपने मेनली ये वाली वैल्यूज भी देख लेनी है। ठीक है, तो ये आपका होता है कंसोलिडेशन चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।